अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और उनमें 4 बीमारियां दी गई हैं: ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा और एम्फाइसीमिया। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने ब्रोंकाइटिस को एक्सप्लेन किया और आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला लेक्चर समझ में आया होगा और आप उस डिज़ीज़ को समझ गए होंगे। अब जो डिज़ीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है निमोनिया। ठीक है, तो चले डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर को। निमोनिया, निमोनिया क्या है? ठीक है, ये न्यूमो जो है, न्यूमो ये लंग्स को कहते हैं। ठीक है, किस चीज को? लंग्स को, न्यूमो। तो ओनिया का मतलब है फ्लूइड्स। तो क्या होता है कि निमोनिया में असल में फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोलाई है उनमें पानी जम जाती है, पानी जो है वो अकोमोडेट हो जाती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर कि असल में निमोनिया में होता क्या है। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा सा जो है वो फेफड़ा बनाता हूँ। ठीक है, और आपको पता है कि इस फेफड़े के अंदर क्या आ जाता है? ब्रोंकाई, ब्रोंकस। फिर ये डिवाइड होते हैं इस तरह ब्रोंकाई में। ठीक है, इस तरह। फिर ये भी आप सबको पता है कि ये जो ब्रोंकाई है ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में फिर क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं इस तरह। ठीक है, तो मैं ये बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप सबको समझने में आसानी हो। ठीक है, फिर ये इस तरह छोटे छोटे क्या बनाते हैं? ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, और फिर आखिर में जाकर क्या बनते हैं? एल्वियोलर डक्ट्स बनते हैं, और एल्वियोलर डक्ट्स से जाकर क्या बनते हैं? एल्वियोलाई बन जाते हैं इस तरह। तो लंग्स में तकरीबन मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई मौजूद है इस तरह। अब मैं इस तरह करता हूँ कि एक एल्वियोलस को मैं आपके सामने एनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ कि असल में एल्वियोलाई में होता क्या है। ठीक है, तो मैं ये सब इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन सारे चीज़ों को आपको पिछले लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया है। ठीक है, तो चले हम यहाँ से एल्वियोलाई को उठाते हैं और यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है, निमोनिया में क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक एल्वियोलाई है। ठीक है, और फिर ये तो एल्वियोलर डक्ट है इस तरह। इसमें हवा आ जाती है, एयर जो है यानी ऑक्सीजन आ जाती है, इस रास्ते से ऑक्सीजन एंट्री करती है, और इसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एग्जिट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए, ये कोई बात नहीं। और आपको पता है कि इसकी दीवार जो है ये किस चीज़ से बने हैं? स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स से बने होते हैं, और इसमें बहुत से गबलेट सेल्स भी होते हैं और सरफेक्टेंट सेल्स भी होता है। तो उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। ये एक आर्टेरियोल है, आप ये समझिए कि ये एक आर्टेरियोल है। अब होता क्या है कि ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ आ जाती है। ठीक है, और फिर बाहर चली जाती है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन किस तरह चली जाती है? इसी तरह। तो ये लो भाई, ऑक्सीजन आ गया ब्लड में। ओके, ये बात तो आप समझ गए। अब क्या होता है? ये नॉर्मली होता है दोस्तों, डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस आते जाते रहते हैं। अब इस तरह के पेशेंट में क्या होता है? निमोनिया में असल में होता क्या है? तो आप यहाँ देखिए, वही एल्वियोलाई हम बनाते हैं इस तरह। ठीक है, ये उसके क्या है दोस्तों? सेल्स है। ठीक है, ओके, और यहाँ पर क्या है? ये एक ब्लड वेसल है। तो मैं आपको अभी फर्क समझाता हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने ये क्यू छोटा बनाया और ये क्यूब बड़ा बनाया, तो अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ तक हम समझ गए। गैसेस, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? यहाँ पर है। ऑक्सीजन कहाँ है? यहाँ पर है।
ठीक है, आ जाता है, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, व्हाट हैपन्स इन निमोनिया। अगर दोस्तों कोई बैक्टीरिया आ जाए, ठीक है, एक बैक्टीरिया आ जाए, अब ये खुश है, क्यों? क्योंकि अब ये इस बंदे को बीमार करने वाला है और इसमें निमोनिया पैदा करना है, ठीक है। तो चले देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है और फिर क्या करता है। तो अभी हम समझते हैं। ये एक बैक्टीरिया आया है और जब बैक्टीरिया जाता है तो आपको पता है कि इस एल्वियोलाई में नॉर्मली एक इम्यून सेल होता है जिसे हम मैक्रोपेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोपेज कहते हैं। और इसके हाथ में क्या होता है दोस्तों? इसके हाथ में एक रिवॉल्वर होता है, इस तरह का। इसके हाथ में एक खतरनाक किस्म का रिवॉल्वर होता है इसके हाथ में। जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई भी चीज आ जाए तो ये इस बैक्टीरिया को क्या करता है? शूट करता है, किल करता है। अब यहाँ पर बैक्टीरिया आ गया है और ये बैक्टीरिया इतना खतरनाक है कि इसने इसके जो है क्या किया है कि इसने हमारे इस मैक्रोपेज को नीचे गिराया है और इस मैक्रोपेज से इसने क्या अपने हाथ में ले लिया है? इसका जो रिवॉल्वर था अब किसके हाथ में है? अब दुश्मन के हाथ में है, ठीक है। ओके, सिंपली तो क्या होता है कि जब ये सब होता है तो ये जो हमारा मैक्रोपेज है, ये क्या है? मैक्रोफेज, ये एक किस्म का WBC है। ये मैक्रोपेज चीख पुकार करता है कि दुश्मन आ गया है, दुश्मन आ गया है, दुश्मन आ गया है। तो यहाँ पर ब्लड में इसके दूसरे दोस्त आते जाते रहते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वगैरह वगैरह, इम्यून सेल्स होते हैं। तो जब भी इस तरह होता है कि ये जब चीखो पुकार करता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पर दुश्मन ने हमला किया है, दुश्मन तो खुश है, तो फिर इसके दोस्त को खबर मिलती है और वो दोस्त अपने साथ और दोस्तों को ले आता है कि आ जाओ यहाँ पर झगड़ा करना है। तो जब बहुत सारे लोग इस रास्ते पे आते हैं तो ये जो रास्ता है, ये जो कैपिलरी है, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये एक कैपिलरी है तो इसका साइज थोड़ा सा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड आता है, ठीक है। ब्लड क्या हो जाता है? ज्यादा से ज्यादा ब्लड आता जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सारे दोस्त तो पानी में तैरते हैं। जब सारे दोस्त पानी में छलांग लगाते हैं और पानी इन सारे दोस्तों को ले जाता है तो पानी भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर ब्लड आ जाता है और यहाँ पर ब्लड जम जाता है इस कैपिलरी में। तो जब ब्लड जम जाए, ओके, और इसके सारे दोस्त यहाँ पर आ गए हैं तो अब इसके सारे दोस्तों ने यहाँ पर छलांग लगाना है, इस अपने दोस्त को बचाना है। तो जब ये सारे दोस्त यहाँ चले जाते हैं तो इनके साथ ब्लड से, देखिए दोस्तों, इनके साथ ब्लड से कुछ फ्लूइड्स चले जाते हैं और यहाँ पर एल्वियोलाई में क्या क्या जम जाते हैं? एल्वियोलाई में यहाँ पर पानी भर जाता है, यहाँ पर फ्लूइड अकोमोडेशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर कैपिलरी से फ्लूइड यहाँ पर प्लाज्मा यहाँ की तरफ चला जाता है और यहाँ पर पानी भर जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले निमोनिया में क्या होता है कि लंग्स में इन्फ्लेमेशन पैदा होता है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से एल्वियोलाई में पानी भर जाता है। अब देखिए, ऑक्सीजन तो आया है यहाँ पर, ऑक्सीजन, फिर आपको तो पता है कि गैस हवा जो है पानी में हल नहीं हो सकती, नहीं जा सकती, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। न कार्बन डाइऑक्साइड इस पर्सन के बॉडी से चला जाता है और न ही ऑक्सीजन इस पर्सन के बॉडी में आ जाता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम निमोनिया कहते हैं। न्यूमोनिया, न्यूमो मीन्स लंग्स, लंग्स में पानी भर गई है, लंग्स में फ्लूइड्स जमा हो गए हैं, तो इस कंडीशन को हम निमोनिया कहते हैं। अब आप देखिए, ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। तो यहाँ पर क्या जमा हुआ है? यहाँ पर पानी जमा हुआ है, किस चीज में? एल्वियोलाई में। ये क्या है? ये एक एल्वियोलाई है। तो दोस्तों, निमोनिया में ये सब होता है, निमोनिया में। और फिर पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ तक तो आ जाता है, फिर ऑक्सीजन तो पानी से तैर कर तो नहीं जा सकता और कार्बन डाइऑक्साइड इसके बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इस तरह का बंदा जो है, इसका रंग सब्ज हो जाता है, डार्क ग्रीन हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसके बॉडी में बहुत ज़्यादा जम जाते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने डिजीज को
डिफाइन करते हैं, इसकी डिफिनेशन करते हैं। तो डिफिनेशन क्या है दोस्तों? डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि जब लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस या किसी फंजाई की वजह से, और इसके बाद एल्वियोलाई में पानी भर जाता है, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं न्यूमोनिया। व्हाट इज न्यूमोनिया? इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई विच लीड्स टू, जिसमें हो जाती है, फिर क्या हो जाती है? विच लीड्स टू अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स जम जाते हैं कहां पर? इन एल्वियोलाई। और फिर एल्वियोलाई में फ्लूइड्स जमा हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है? पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजेस नहीं होते और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्या क्या है, चले देखते हैं। काज क्या है दोस्तों, क्यों हो जाती है इस तरह? दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, पिछले लेक्चर में मैंने समझाया है कि मैं यहां पर फुल डिटेल में नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि वो फिर डॉक्टर्स की जुबान में मैं आपको समझा तो सकता हूं, लेकिन फिर वो हमारे बस की बात फिर नहीं होगी याद करना, ठीक है। तो चले हम फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको डिटेल के साथ समझाऊं क्या वजह होती है निमोनिया की। अगर काज बैक्टीरिया हो तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो निमोनिया पैदा करते हैं। अब कौन कौन से बैक्टीरिया है, तो हमने एक या दो का नाम याद रखना है। कौन कौन से है? एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या न्यूमोनाई हम इसे कहते हैं, ये एक बैक्टीरिया है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया है जिसे हम हीमोफिलस या चलो लिजियोनेला निमोनिया, लिजियोनेला निमोनी, निमोनाई, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। फिर इसके पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये एक बैक्टीरिया है कि जब ये आ जाए तो फिर लंग्स में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। अगर वायरस हो तो आपने एक या दो या तीन वायरसेस का भी नाम याद रखना हो। तो आपको अभी तक पता चला कि निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, निमोनिया वायरस की वजह से होता है। तो कौन कौन से वायरसेस है आपने एक या दो के नाम रखने हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। फिर इसके बाद एक और वायरस है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। ये एक वायरस है जो कभी कभी निमोनिया काज करता है। और इसके पास हमारे पास है एडिनो वायरस, ये भी एक वायरस है जो अक्सर निमोनिया काज करता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फंजाई की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर कॉमन नहीं है, तो मैं लिख देता हूं नॉट कॉमन, ये ज्यादातर नहीं देखा गया है। तो ज्यादातर कौन कौन सी चीजें निमोनिया में देखी गई है, वायरसेस है और बैक्टीरियाज है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि निमोनिया के कितने टाइप्स हैं, कुछ आपने याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है बैक्टीरियल निमोनिया जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। एक होता है वायरल निमोनिया जो वायरस की वजह से होता है। एक होता है फंगल निमोनिया, फंगल जो कभी कभी फंजाई की वजह से होता है। तो फिर आपने तो नहीं कहना कि ये वायरल है, या फिर अगर बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो तो आपने तो ये नहीं कहना है कि ये वायरल है, ठीक है। तो यहां पर क्लासिफिक एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्या है? जब कोई बंदा
किस हॉस्पिटल में किसी से मिलने चला जाए या किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए चला जाए और वहाँ पर वो निमोनिया के वार्ड में चला जाए और वहाँ पर जब वो 1 घंटा 2 घंटे रुक जाए और वहाँ वापस घर में आ जाए तो 10-15 दिन के बाद या 12 दिन के बाद ऐसे निमोनिया हो जाए तो इसे हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये वहाँ हॉस्पिटल में गया था और उस हॉस्पिटल के वार्ड से उन मरीजों की वजह से ऐसे निमोनिया या इन्हीं बैक्टीरिया या इन्हीं वायरसेस का अटैक हुआ और इससे निमोनिया हो गया। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा जो है हम ऐसे कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड। कम्युनिटी एक्वायर्ड क्या है? अगर मेरा एक दोस्त है और उसे निमोनिया है और मैं उसके साथ बैठता हूँ, उसके साथ खाना खाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो अगर उससे मुझे निमोनिया हो जाए तो हम इसे कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये बंदा हमारे कम्युनिटी में मौजूद था और उससे हमें निमोनिया हो गया, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड। इसके बाद है एस्पायरेशनल न्यूमोनिया। ये क्या है दोस्तों? अगर कोई बंदा लेटा हुआ है और कुछ पीता है या कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं और वो खुदा न खास्ता कुछ फ्लूइड्स हो, या अगर मैं ये पानी पीता हूँ और ये पानी मेरे लैरिंक्स में चला जाए और फिर लैरिंक्स से ट्रैकिया और ट्रैकिया से ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई से एल्वियोलाई में आ जाए, तो इसे हम एस्पायरेशनल निमोनिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एस्पायरेशन की वजह से हुआ है, ये किसी चीज़ का सांस के नाली के अंदर जाने की वजह से हुआ है, तो इसे हम एस्पायरेशनल निमोनिया कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद एक और टाइप है जिसे हम ब्रोंकियल निमोनिया कहते हैं। क्या दोस्तों? ब्रोंकियल निमोनिया क्या है? जब ब्रोंकाई में पानी भर जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियल निमोनिया। ये कुछ इसके टाइप्स हैं। अगर आपने याद नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं, यहाँ तक आप आ सकते हैं। फिर इस तरह के पेशेंट का हाल क्या होता है दोस्तों? इस तरह के पेशेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके सिम्टम्स क्या है। फिर बता दूं कि ये जस्ट क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं हाई लेवल पे टीच नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हाई लेवल पे चले गए तो फिर बात कुछ और होगी। सो सिम्टम्स क्या है दोस्तों? इस तरह के पेशेंट को मसला क्या होता है? सबसे पहले आप देखें यहाँ, इसको सांस लेने में दुश्वारी होगी तो SOB होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी इसको। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जाता, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं आ जाता, तो इसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है। तो दूसरा जो सिम्टम है वो क्या है दोस्तों? वो है कफ। और कफ भी किस तरह है? प्रोडक्टिव है। क्यों? प्रोडक्टिव कफ किसे कहते हैं? जब आपके खांसी में बलगम ज्यादा आ जाता है तो इसे हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो इस बंदे के सांस के नालियों या फिर हम कह सकते हैं कि इसके एल्वियोलाई में पानी भरा हुआ है। जब ये खांसता है तो ये एल्वियोलाई तो इस तरह कंट्रैक्ट हो जाती है, तो ये सारी चीज़ों को बाहर निकालती है। तो इसके कफ में, इसके खांसी में बलगम का होना इंतहाई ज़रूरी है, हो जाता है। नेक्स्ट, मलेज हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो हम कहते हैं ना यार, बदन ऐसा है कि बस कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो इसे हम मलेज कहते हैं। जब आपके सर से लेकर पांव तक आपका बदन आपका साथ नहीं दे रहा, तो इसे हम मलेज कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है, अब दोस्तों देखिए, एक प्रॉब्लम है जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। कार्डिया दिल को कहते हैं, और टैकी मीन्स जल्दी धड़कना। आपकी धड़कन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो दिल वो जो ब्लड है उसे जल्दी सर्कुलेट करता है, तो इसलिए दिल का धड़कन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और इसके बाद ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, आपको मैंने बताया, तो इसे हम टैकिपनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टैकिपनिया। जब आपका सांस बंद हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और आप सांस लेने से खबर हो जाते हैं,
आपको अपने सांस लेने का पता चलता है। नॉर्मली तो हम सांस लेते रहते हैं घंटों घंटों, सारी जिंदगी हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब निमोनिया हो जाता है तो इस बंदे को इस तरह हो जाता है, ये अपने सांस लेने से खबर हो जाता है, ओह मैं भी सांस ले रहा हूं, तो इस कंडीशन को हम टैकिपनिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या है, प्रोडक्टिव कफ है। फिर इस कभी कभी इसका जो पेट है वो भी खराब हो जाता है, इसहाल हो जाता है, जिसे हम डायरिया कहते हैं। और कभी कभी इस बंदे को ज्यादा खांसने की वजह से वोमिटिंग भी हो जाती है, वोमिटिंग यानी उल्टियाँ भी आ जाती है। तो ये जो सारे कंडीशंस है इन्हें हम सिम्टम्स ऑफ निमोनिया कहते हैं। आपके कोर्स के मुताबिक आपको समझाना है। ठीक है, इसके बाद आता है हम इस बंदे का ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, इलाज क्या है इसके लिए। या इलाज से पहले अगर हम इन्वेस्टिगेशंस करें, इन्वेस्टिगेशंस मतलब क्या टेस्ट करने हैं, क्या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस है जो डॉक्टर साहब लिख सकता है आपको। तो आपको पता है कि हम इस बंदे को एक्सरे चेस्ट तो ज़रूर करेंगे, एक्सरे चेस्ट, अपने इसके चेस्ट का एक्सरे करना है। फिर एक्सरे में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर फ्लूइड्स जमा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने स्पूटम करना है, स्पूटम टेस्ट। स्पूटम से आपने पता लगाना है कि इस बंदे के रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, क्या क्या है, ये है। फिर इसके बाद आपने ब्लड टेस्टिंग करनी है, ब्लड टेस्टिंग। आपने इसके ब्लड का सैंपल लेना है और फिर आपने टेस्ट करना है। और फिर जब आप टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बंदा यहाँ पर दब गया है, इसके सारे दोस्त ब्लड में ज़्यादा हो गए होंगे, तो न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा आएंगे आपके सामने, न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होंगे। तो ये इन्वेस्टिगेशंस, ये भी अगर आपने नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, मत लिखें। ठीक है, फिर इसके बाद हम इस बंदे का ट्रीटमेंट करते हैं। इलाज क्या है, इस दोस्त को हम कौन सा इलाज देंगे। सबसे पहले आपने जनरली ट्रीट करना है। जनरल ट्रीटमेंट इस बंदे का क्या है, जनरल। अब जनरल में आपने इस बंदे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर एक और बात मैं लिख दूँ कि इस बंदे को फीवर होती है, तो ये भी हमने नहीं भूलना है क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट जनरल ट्रीटमेंट क्या है इस बंदे के लिए। सबसे पहले आपने इसको एक हवादार जगह पे रखना है, हवादार जगह पे बैठना है, सोना है, जो भी करना है तो आपने एक हवादार जगह पर बैठना है। ठीक है, तो वेंटिलेशन ज़रूरी है, वेंटिलेशन। खिड़की के सामने आप इसे बिठाएं। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर सही नहीं जाता। अगर ये बंदा रात को सोते वक्त अपने सर को ओढ़ेगा, अपने सर पे कंबल ओढ़ेगा, तो इसकी सांस बंद हो जाएगी, तो फिर मुश्किल होगी इसको संभालना। ठीक है, दूसरा, ड्रिंक प्लेंटी फ्लूइड्स। आपने इसे कहना है कि आप प्लीज फ्लूइड्स पीते रहे, पानी आप ज्यादा से ज्यादा पीते रहे, ये बहुत ही ज़रूरी है, ड्रिंक। देन इसके बाद आपने रेस्ट के लिए पेशेंट को कहना है कि आपने रेस्ट करना है, दौड़ना नहीं, भागना नहीं है, ये चीज़ें नहीं करनी है, तो आपने रेस्ट करना है। इसके बाद आपने इसे कहना है, अगर बंदा स्मोक करता है तो आपने कहना है कि प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग, प्लीज़ स्मोकिंग मत करो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसी स्मोक की वजह से हो सकता है और भी प्रॉब्लम बढ़ जाए। ठीक है, फिर इसके बाद आपने ऑक्सीजन थेरेपी करनी है इसको। अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आपने इसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। ऑक्सीजन थेरेपी क्या है, आपने इसे हॉस्पिटल पहुंचाना है, फिर उसे वहाँ पर ऑक्सीजन लगाते हैं ताकि इसके सांस रिस्पायरेटरी सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चला जाए, ताकि इसके ब्रेन को और हार्ट को नशोनुमा मिलता रहे और उसका ब्रेन काम करना न छोड़े। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इस बंदे को एंटीटूसिव्स देनी है। एंटीटूसिव्स आपको पता है वो दवाइयाँ जो खांसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कह दूँ दोस्तों, अगर ये बंदा ज़्यादा नहीं खांसता है तो प्लीज़ आप इस शरबत, इस तरह की दवाइयाँ मत दें। क्यों? क्योंकि जब आप एंटीटूसिव्स देते हैं तो उसकी खांसी बंद हो जाती है और ये जो सारे का सारा डिब्रेस है ये यहीं पर पड़ा रहता है, तो इस बंदे की जो बीमारी है वो लंबे अरसे तक चली जाती है। तो आपने इसको नहीं देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये खांसता है तो ये जो सारा गंद यहाँ पर पड़ा है, ये जो सारा पानी, ये जो सारा डिब्रेस है, ये इसे निकालता रहेगा, कोई बात नहीं।
हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कांसता है और आपको पता है कि उसको रिब्स में पेन होती है, एब्डोमेन में पेन होती है, तो फिर ठीक है, आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आपने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देनी है। क्या? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में क्या आता है दोस्तों, देखिए आपने टेस्ट करना है कि कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, तो आपने एंटीबायोटिक्स देने हैं, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स क्या करेगी? एंटीबायोटिक्स जाकर बैक्टीरिया को किल करेगी। तो जब बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता किल होता जाएगा तो ये जो निमोनिया है यहाँ पर फिर हमारा इम्यून सिस्टम फिर खांसने की वजह से ये सारे का सारे डेब्रिस बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन के लिए रास्ता और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी रास्ता ओपन हो जाता है और फिर बंदे को सांस लेना और कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होती। तो अपने एंटीबायोटिक्स देने हैं इस तरह के पेशेंट को। ओके, अब कौन से एंटीबायोटिक्स है फिर डॉक्टर साहब डिसाइड करेगा, कोई बात नहीं है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ओके, सो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए एंटीबायोटिक्स है। अब एक और बात अगर आपको बताऊं, अगर वायरस हो तो आपने कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं देनी है, ओके। तो यहाँ पर अगर वायरस इन्वॉल्व हो तब भी हम एंटीबायोटिक इस तरह के पेशेंट को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वायरस आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक करता है, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होता जाता है। तो इम्यून सिस्टम जब कमजोर हो जाए तो दूसरे बैक्टीरिया, अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया अटैक करते हैं। तो हम उन बीमारियों से बचने के लिए बंदे को थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स जरूर देते हैं। तो कौन कौन से एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं इस पेशेंट को, तो एंटीबायोटिक्स कुछ के नाम मैं लिख देता हूँ। जो एंटीबायोटिक्स कौन कौन से आप दे सकते हैं, आप पेनिसिलिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन। ये सारे डॉक्टर जो है वो सारे हमारे दोस्त इनको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे ड्रग है। आपने मैक्रोलाइड्स देने हैं, मैक्रोलाइड्स देने हैं। आपने फ्लोरोक्विनोलोन्स देने हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स देने हैं। तो कोई बात नहीं, आपको याद रखना जरूरी नहीं है। इसके बाद आपने एमॉक्सिसिलिन देने हैं, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन, ओके। ये सारे एंटीबायोटिक मैंने लेके है, कोई बात नहीं, अगर आप ना भी लेके तो नो प्रॉब्लम। आपने सिर्फ यहाँ तक लिखना है एंटीबायोटिक्स दे दे इस बंदे को, काम हो जाएगा इंशाल्लाह इसका, ठीक है। तो ये था दोस्तों निमोनिया के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको समझाई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एम्पाइसीमिया को, कि एम्पाइसीमिया क्या है और फिर उसमें क्या होता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियोस को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।